हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि मारवाड़ शैली की पहली वाली जो शैली हमने आपको पढ़ाई थी, तो आप लोगों को जोधपुर शैली पढ़ा दी थी। आज उसी के आगे का जो चैप्टर है बीकानेर शैली से संबंधित है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहाँ पे इसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1 पे बीकानेर शैली, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नंबर 1 पे लिखा गया है, बीकानेर शैली की स्थापना 1485 या 1488 ईस्वी में राव बीकाजी ने की थी, ठीक है। जो बीकानेर शैली यानी कि बीकानेर जो क्षेत्र है, यानी कि वहाँ की जो शैली पनपी, तो जो क्षेत्र की जो स्थापना हुई थी यानी शैली की जो स्थापना हुई थी वो राव बीकाजी ने 1485 या 1488 ईस्वी में की थी। दूसरा पॉइंट लिखा गया है इसमें, ये राव जोधा जी, ठीक है, क्योंकि राव जोधा जी जो थे आपके जोधपुर के ये शासक रहे हैं। उन्होंने आगे इससे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये राव जोधा जी के 6वें पुत्र थे। कौन से? राव बीकाजी, ठीक है। तो जोधा जी थे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, यानी जोधपुर शैली की स्थापना की थी। उन्हीं के 6वें पुत्र थे जिन्होंने बीकानेर शैली की स्थापना की थी, ठीक, जिनका नाम राव बीकाजी का पड़ा। इन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम बीकानेर पड़ा, ठीक है। जो राव बीकाजी थे, इन्हीं के नाम पर जो है इस क्षेत्र का, इस स्थान का नाम जो है बीकानेर पड़ गया था। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3 पे लिखा है, इसे उत्तर महाभारत काल में जांगल देश भी कहते थे। ये उत्तर महाभारत काल में जो है इस क्षेत्र का जो नाम था उसको जांगल देश के नाम से जानते थे। नंबर 4 पे लिखा है, आगे देखिए। नंबर 4 पे लिखा है, इस क्षेत्र की प्रथम खोज इटली के पुरातत्ववेत्ता एलसी टेसीटोरी द्वारा की गई, ठीक है। जो इस क्षेत्र की जो पहली खोज हुई थी वो इटली से आए हुए थे, ठीक है। पुरातत्व के जो वैज्ञानिक थे या पुरातत्व के जो खोजकर्ता कह सकते हैं, तो एलसी टेसीटोरी नाम था, उनके द्वारा की गई थी क्षेत्र की प्रथम खोज, ठीक है। 5वां पॉइंट लिखा गया है इसमें, इसके बाद आयरोलिस्टीन तथा हरमन गोइटस ने भी महत्वपूर्ण खोज की। तत्पश्चात जो इन्होंने पुरातत्व एलसी टेसीटोरी ने यहाँ पे जो खोज की पहली बार, उसके बाद जो यहाँ पर जाकर के आयरोलिस्टीन तथा हरमन गोइटस भी यहाँ की जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें खोज कर लाए और उनकी जो है पुस्तकों में लिखवाया भी, ठीक। नंबर 6 पे पॉइंट लिखा हुआ है, बीकानेर शैली की नींव रुकनुद्दीन ने डाली। अब ये जो शैली की बात करते हैं तो बीकानेर जो शैली है, स्टाइल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी जो नींव है वो रुकनुद्दीन ने डाली है, ठीक। तो ये तो बात होगी कि इसकी स्थापना किसने कहाँ की, इसको क्या बोलते थे, किस काल में, और किसने यहाँ की प्रथम खोज की। इन सारी चीज़ों को हमने बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है प्रमुख चित्रकार, ठीक है। तो प्रमुख चित्रकारों में हम नंबर 1 पे देखते हैं कौन से चित्रकार इस बीकानेर शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे रुकनुद्दीन है, नंबर 2 पे सहाउद्दीन है, नंबर 3 पे मोहम्मद उस्ताद हैं, ठीक है, उस्ताद, और नंबर 4 पे ईसा हैं, नंबर 5 पे जो हैं कासिम हैं, और नंबर 6 पे जो हैं हसन रजा हैं, नंबर 7 पे मुराद हैं, और नंबर 8 पे अली रजा, और नंबर 9 पे महमूद अमरानी, और नंबर 10 पे जो हैं इलूफ है। ये अंतिम चित्रकार है इस बीकानेर शैली का, ठीक है। क्रम वाइज हमने लिख दिया है। पहला जो आपका है जो प्रमुख चित्रकार यहाँ का जो रहा है जिन्होंने बीकानेर शैली की नींव डाली, उसका नाम रुकनुद्दीन है, उसके बाद सहाउद्दीन, उसके बाद मोहम्मद उस्ताद आए, उसके बाद ईसा आए, उसके बाद कासिम है, उसके बाद हसन रजा, फिर मुराद, फिर अली रजा, फिर महमूद अमरानी, और फिर लूफे। यानी कि 10 नंबर का जो अंतिम जो चित्रकार था उसका नाम लूफे था, ठीक है। ये बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। तो ये तो हो गई प्रमुख चित्रकारों की बात। आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ के प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं उनको हम एक एक करके जानते हैं, किसके द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया है, ठीक है, और कौन सा चित्र क्या नाम है। तो लिखा हुआ ऊपर हेडिंग पड़ी है प्रमुख चित्र, और प्रमुख चित्र में जो पहला पॉइंट है वो जो लिखा है गोवर्धनधारी कृष्ण, ठीक है, गोवर्धनधारी कृष्ण जो सहाउद्दीन द्वारा बनाया गया है। गोवर्धनधारी जो कृष्ण है वो सहाउद्दीन द्वारा बनाया गया है। फुलझड़ी छोड़ती नारी,
ठीक है, ये ईसा चित्रकार के द्वारा ये चित्र को बनाया गया है। नंबर 3 जो चित्र है आपका पेड़ के नीचे नारी, तो ये मोहम्मद उस्ताद जो हैं वहाँ के चित्रकार बीकानेर शैली की, उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। नंबर 4 पे लिखा है नारी सेविका, तो ये जो है चित्र कासिम के द्वारा बनाया गया है, जो बीकानेर शैली का चित्रकार था। ठीक है। नंबर 5 जो चित्र है महिषासुर मर्दनी, तो महिषासुर जो मर्दनी है ये हसन रजा एक चित्रकार थे, उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। नंबर 6 पे अगला जो है वो स्त्री बच्चे से खेलते हुए। ठीक है। 7वां जो है भादव मास। 8वां जो है चित्र यहाँ का वो है राग में एक मल्हार। और 9 नंबर का जो चित्र है वो है झूले पर कृष्ण। और 10 नंबर का जो चित्र है कृष्ण जन्म से पूर्व विष्णु का देवकी एवं वासुदेव को दिव्य दर्शन। ये जितने भी चित्र हमने आपको बताए हैं, 10 जो चित्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई और चित्र नहीं आते हैं, जो आते हैं उन्हीं के बारे में हमने लिख दिया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। 10 जो चित्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 चित्र को हमने बता भी दिया है कि नंबर 5 तक जो है हमने चित्रकारों के नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है। आगे कहीं पे इसकी जो चित्र लिखे हैं आगे उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है चित्रकारों का, तो इसलिए हमने आगे लिखा नहीं है। इतनों का उल्लेख मिलता है उतने के हमने लिख दिए। अब आइए हम देखते हैं नोट में क्या क्या है। तो नोट में हम देख लेते हैं। नोट में लिखा गया है 1680 से या 1690 के, ठीक, 1680 से 1690 के रसिक प्रिया रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित यानी रचित है। जो यहाँ की बीकानेर शैली के अंतर्गत 1680 से 1690 के बीच में जो रसिक प्रिया है वो रुकनुद्दीन द्वारा जो है रचित है। ठीक है। जो 1680 और 90 के बीच की जो रसिक प्रिया है वो रुकनुद्दीन द्वारा रचित है। दूसरा पॉइंट जो है वो लिखा है हिशामुद्दीन ऊँट की खाल पर सुराही नुमा। ठीक है। जो हिशामुद्दीन जो यहाँ के चित्रकार थे, ठीक है, उसने क्या किया था, ऊँट की खाल पर सुराही नुमा आकृतियों पर लाख के रंग से सजावट करते थे। ठीक है। जो हिशामुद्दीन था वो ऊँट की जो खाल होती थी उस पर वो सुराही नुमा आकृतियों को उभार कर उस पर ऐसी चित्रांकन और रंगांकन करता था जो कभी जल्दी मिटता नहीं था, लाख के रंग के सजावट करते थे। अगला तीसरा नंबर पॉइंट लिखा गया, भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में हिशामुद्दीन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ठीक है। जब इन्होंने ऊँट की खाल पर जो सुराही नुमा आकृतियों से ये लाख के रंगों से सजावट करते थे, एक नई तकनीक के साथ आई थी, तो उस समय जो है भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ये तो हो गई नोट में जो 3 पॉइंट थे उन्होंने बता दिए। अब आगे की बात करते हैं, ये आपकी बात करते हैं विशेषताओं की। यहाँ के बीकानेर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो ज़्यादातर इसी से प्रश्न बन के आते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है। और कितनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम बताते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा कि विशेषताओं और महत्वपूर्ण तथ्यों से ही प्रश्न बन के आते हैं। जो चीज़ें हम पहले बताई वहाँ से तो ओरल चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है। कि स्थापना कब हुई, कब कहाँ किसने खोज की, तो उसमें मुख्यतः लिखा होता है, लेकिन जो विशेषताएं हैं उनमें से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो उसमें देखते हैं नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया विशेषताओं में, तो ये देखते हैं चर्चा। नंबर 1 पे लिखा है आँखें जो हैं मुगलिया प्रेमासक्त भाव वाली हैं। जैसे मुग़ल काल में आँखें बनाई जाती थी, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो आँखें हैं वो मुगलिया प्रेमासक्त भाव वाली हैं। ठीक है। वहाँ बहुत ही छोटी, बहुत ही आकर्षित जो आँखें होती थी उनको बनाते थे। ठीक, वहीं इसमें लिखा है जो आँखें हैं वो मुगलिया प्रेमासक्त भाव वाली बनी हैं। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा गया है भवनों व गुंबदों का विशेष अंकन किया गया है। जो इस बीकानेर शैली के अंतर्गत जो भी भवन निर्माण कार्य हुए हैं, ठीक है, उन पर जो है गुंबदों का, ठीक है, गुंबदों का जो कह सकते हैं मेहराब, ठीक है, गुंबदों का जो है विशेष अंकन किया गया है। ज़्यादातर जो है जिस तरीके से ताजमहल में गुंबद दिखाए गए हैं उस तरीके से यहाँ के भवनों व गुंबदों का जो है विशेष अंकन चित्रों में किया गया है। तीसरा नंबर का पॉइंट देखते हैं, लिखा है यहाँ
गोल मेघमालाओं की बरसात, सारस मिथुनों व परियों को बिजली की कौंध के समान चित्रित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ के मेघ हैं यानी कि बादल जो हैं, ठीक है, उनको बरसात, सारस मिथुनों और परियों को जो है वो बिजली के समान चित्रित किया गया है। ऐसा लग रहा है कि बादलों में चमकती हुई एक कौंध है, ठीक है, जो यहाँ के सारस हो और चाहे परी हो, उनको वाइट यानी कि बहुत ज़्यादा ही चमकीली तरीके से बनाया गया है। नंबर 4 पर लिखा है, आइए देखते हैं। लिखा है कोमल रंग योजना के साथ लाल, बैंगनी, स्लेटी, बादामी इत्यादि रंगों का प्रयोग हुआ है। जो कोमल रंग योजना जो हुई है उसके साथ साथ जो है लाल, बैंगनी, स्लेटी, बादामी इत्यादि रंगों का जो है प्रयोग हुआ है और तथा बैंगनीपन लिए लाल रंग की एक विशेष स्थान का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे एक आपको चीज़ बतानी है, बैंगनीपन लिए लाल रंग की एक विशेष स्थान का प्रयोग हुआ है। बैंगनी दो प्रकार के होते हैं, हम आज बता दें, सुन लीजिए। बैंगनी अगर अत्यधिक लाल मिला देंगे तब भी बैंगनी रहेगा, लेकिन वो लाल रंग ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वही लाल रंग यहाँ पे विशेष स्थान का प्रयोग हुआ है। और एक बैंगनी वो भी होता है जिसमें नीला ज़्यादा यूज कर देते हैं, तो वो नीला जो है नीला रंग की विशेष स्थान मानी जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है बैंगनीपन लिए लाल रंग की एक विशेष स्थान, जिसमें लाल रंग की मात्रा जो है ज़्यादा दिखती है बैंगनी के साथ साथ, उसी स्थान का जो है इस रंगों का जो है प्रयोग किया गया है। 5वें नंबर पे लिखा गया है रसिक प्रिया रागमाला, श्रृंगारिक अंकन, शिकार व व्यक्ति चित्रण इसी शैली की प्रिय वस्तु रही है। यहाँ की जैसे हमने बताया था कि 80 से 90 के बीच में जो रसिक प्रिया है और रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित की गई है। रागमाला भी यहाँ की प्रमुख यहाँ की वस्तु रही है। श्रृंगारिक अंकन यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे स्त्रियों को श्रृंगार के द्वारा दिखाया गया है। और शिकार व व्यक्ति चित्रण, शिकार के साथ साथ व्यक्तियों को भी यहाँ पर जो है इस शैली की ज़्यादातर दर्शाया गया है, बनाया गया है। इसलिए जो है इस शैली की जो है प्रिय वस्तु रही हैं कौन कौन सी? रसिक प्रिया, रागमाला, श्रृंगारिक अंकन, शिकार व व्यक्ति चित्रण इस शैली की प्रिय वस्तु रही हैं। ये तो हो गई बात विशेषताओं की। जो प्रमुख विशेषताएं थी वो हमने आपको बता दी। इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्या है, यहाँ की आँखें कैसी हैं, यहाँ के भवनों में गुंबदों का अंकन हुआ है, ठीक है, और कौन से बैंगनीपन का तान का प्रयोग हुआ, तो लाल या नीले का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे के हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में। अब ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण इसीलिए लिखते हैं कि ये जो है महत्वपूर्ण ही है, तो एक एक पॉइंट करके हम लिखें, इनको आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 पे लिखा है रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन वंश में उस्ताद हिशामुद्दीन प्रसिद्ध चित्रकार हुए, जिन्हें भारत सरकार ने 1968 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया, ठीक है। रुकनुद्दीन वंश के जो थे उस्ताद हिशामुद्दीन, वो प्रसिद्ध चित्रकार होने के साथ साथ इनको जो है 1968 में भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है गजनेर तथा कोलायत स्थान में बीकानेर की प्रमुख झीलें स्थित हैं। गजनेर तथा कोलायत जो है प्रमुख जो यहाँ के स्थान है, यहाँ पर जो है बीकानेर की जो है प्रमुख झीलें यहाँ पर जो है स्थित हैं, ठीक है, यह दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट लिखा गया काष्ठ पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का चित्रण हुआ है, ठीक है। काष्ठ की पट्टिका तथा किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं का जो है चित्रण हुआ है। जो काष्ठ की यानी कि लकड़ी की जो पटरे होते हैं, और या कह सकते हैं दरवाजे यानी किवाड़ यानी कि दरवाज़ों की जो जोड़ी होती थी दोनों पल्ले पे, वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है उन पटरों पे या उन दरवाज़ों पे, जो वहाँ की जो प्रमुख विशेषता है। इसीलिए लिखा गया है काष्ठ पट्टिका यानी कि पटरा कह सकते हैं, या किसी भी पतली नुमा जो आपकी लकड़ी होती है उस पर कोई बनाया गया जो है देवी देवताओं का चित्रण, या दरवाज़ों के ऊपर किवाड़ जो होते दोनों पल्लों पे, या उन पर जो है देवी देवताओं का चित्रण कार्य होता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं नंबर 4 पे पॉइंट क्या है, क्या लिखा गया, तो देखते हैं। इस पर लिखा गया है सूरज सिंह ने शीश महल का निर्माण कराया। पॉइंट समझते रहिएगा।
सूरत सिंह ने जो है उन्होंने जो है शीश महल का निर्माण कराया तथा कर्ण महल एवं चंद्र महल की चित्रित कराया। कहने का मतलब ये है कि जो सूरत सिंह यहाँ के शासक थे, ठीक है, उन्होंने शीश महल जो था उसका इन्होंने उसको बनवाया, इन्होंने सिर्फ उसको बनवाया और निर्माण कराया। करने का मतलब वही है, निर्माण भी करा मतलब या तो बनवाया, लेकिन उसके साथ साथ जो था कर्ण महल एवं चंद्र महल बना हुआ है वो तो ऑलरेडी पहले से भवन निर्माण थे, लेकिन जो यहाँ का जो कार्य था वो चित्रित इन्होंने कराया था। यहाँ के जो चित्र बने हुए हैं वो सूरत सिंह के शासनकाल में बनाए गए हैं। इसे लिखा गया है कि सूरत सिंह ने जो है शीश महल को बनवाया है लेकिन कर्ण महल एवं चंद्र महल को चित्रित कराया। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखा गया है, महाराजा डूंगर सिंह के काल में मुगल प्रभाव कम हो गया व यूरोपीय शैली की तरफ अधिक झुकाव हुआ। अब यहाँ पर जो महाराजा डूंगर सिंह थे उनके शासनकाल में मुग़ल का जो प्रभाव था, यानी कि वहाँ की जो मुगलिया जो ही चीज़ें यहाँ पर यूज होती थी उसका प्रयोग कम होने लगा था, लेकिन बाहरी यानी कि यूरोप फॉरेन की चीज़ें ज़्यादातर झुकाव हो गया था, यानी कि वहाँ से चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलने लगी थी, यहाँ का झलक आने लगी थी डूंगर सिंह के शासन काल में। नंबर 6 पे पॉइंट लिखा गया है, बीकानेर के पहलग्राम से, ठीक है, बीकानेर के पहलग्राम से सरस्वती की 2 अप्रतिम मूर्तियाँ मिली हैं। बीकानेर में जो पहलग्राम है वहाँ से सरस्वती की जो है 2 मूर्तियाँ मिली हुई हैं। नंबर 7 पे पॉइंट लिखा गया है, बीकानेर की लघु चित्र शैली के उद्भव के संदर्भ में हरमन गोइटेज ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी। देखिए यहाँ की जो बीकानेर, लघु का मतलब होता है छोटे आकार में बनाया गया चित्र, उसको लघु चित्र शैली बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे माप में बनाया जाता था उसी को देख करके हरमन गोइटेज ने यहाँ पर एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम रखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। ठीक है, तो ये हरमन गोइटेज की लिखी हुई पुस्तक है जो बीकानेर के अंतर्गत लिखी गई है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर। ठीक है, अगला 8वें नंबर पे लिखा गया बीकानेर शैली में। अब ये बीकानेर जो शैली, इसमें किन किन शैलियों का मिश्रण है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीकानेर शैली में जो है जोधपुर, जिससे पहले की हमने शैली पढ़ाई है उसका, मुग़ल का तो है ही है, और प्लस दक्षिणी शैली का जो है 3 शैलियों का जो है यहाँ पे मिश्रण मिला हुआ है। ठीक है, यानी बीकानेर शैली के अंतर्गत 3 जो है शैलियों का मिश्रण मिलता है। 9 नंबर पे देखते हैं, लिखा गया है, राजस्थान की अन्य शैलियों की तुलना में बीकानेर शैली में मुग़ल तत्वों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की जितनी भी उपशैलियाँ हैं, मेवाड़ मारवाड़ के अंतर्गत जो भी उपशैलियाँ हैं यहाँ की, उन शैलियों को तुलना में अगर देखें तो बीकानेर जो शैली है इस शैली में ज़्यादातर है मुग़ल तत्वों को, यानी मुगलिया प्रभाव ज़्यादा देखा गया है, और या यानी कि अत्यधिक प्रयोग हुआ है इस बीकानेर शैली के अंतर्गत। ठीक है, नंबर 10 पे हम देखते हैं, पॉइंट लिखा गया है, रुकनुद्दीन मुग़ल शैली का चित्रकार था जो औरंगजेब के दरबार से बीकानेर आया था। अभी जो रुकनुद्दीन था, ठीक है, ये मुग़ल शैली का चित्रकार था, यानी मुग़ल काल का चित्रकार था। तो जिस समय औरंगजेब का जो शासनकाल चल रहा था, उस शासनकाल जो औरंगजेब का समाप्त होने से पहले जो है वो उन्हीं औरंगजेब के दरबार से बीकानेर चलाया था, वहीं रुकनुद्दीन है जो मुग़ल शैली का चित्रकार माना गया है। तो यहाँ करके इन्होंने चित्रांकन प्रारंभ कर दिया था। तो ये हमारी जो थी ये बीकानेर शैली के अंतर्गत संपूर्ण जो जानकारी है हमने आपको दे दी, एक एक पॉइंट करके महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ आपके विशेषताएं भी हो गई। ठीक है, चित्र भी हो गए और आपके प्रमुख चित्रकार भी हो गए, और यहाँ की स्थापना किसने कब की और किन पुरातत्ववेत्ताओं ने इस क्षेत्र की पहली बार खोज किसने की, यानी कि संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। और किसी को अगर कुछ पूछना हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसका जवाब अगली क्लास में ज़रूर दूंगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि नोट्स को आप लिखते जाइए, नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट कर लोगों को जुड़वाइए,
ठीक। और किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए जो आने वाली जो क्लास होगी और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबको राधे राधे।